नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। मकर संक्रांति के पश्चात मौसम में जहां परिवर्तन होने लगा है, वहीं सर्दी का भी अपेक्षाकृत अब कुछ कम आभास एवं अनुभव होने लगा है, जिसके कारण अधिकांश लोग अब दिन के समय ऊनी वस्त्र नहीं पहन रहे एवं सवेरे और शाम के समय ही सर्दी का अनुभव महसूस किया जाने लगा है। वहीं इस कारण अब लोगों की दैनिक जीवनचर्या में भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा है। चित्तौड़गढ़ में जनवरी का आधा महीना बीतने के साथ ही गर्मी का एहसास होने लगा है। 2 दिन से अधिक तापमान में भी बढ़ोतरी होने लगी है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह व जनवरी के पहले सप्ताह में जिस तरह की सर्दी पड़ी, उसने इस मौसम की सार्थकता सिद्ध की थी, जिसके पश्चात मकर संक्रांति से मौसम में बदलाव का दौर शुरू हो गया। धीरे धीरे दिन का तापमान बढ़ने और अब रात के तापमान में भी बढ़ोतरी होने लगी है, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ में 2 दिन से तो मौसम में इतना बदलाव हुआ कि अभी से गर्मी का एहसास होने लगा है। वहीं दूसरी ओर दिन भी अब बड़े होने लगे हैं, जिसके कारण शाम के समय फिर से विभिन्न उद्यानों में बच्चों की चहल पहल देखने को मिल रही है। एवं सवेरे जिन लोगों ने सर्दी के कारण भ्रमण पर जाना बंद कर दिया था, वह भी अब सवेरे की सैर पर जाने लगे हैं। हालांकि सुबह शाम हल्की सर्दी बनी हुई है, लेकिन दिन के समय तो धूप में तेजी होने से गर्म कपड़े पहनने पर चुभ रहे हैं। दिन के समय बहुत कम लोग गर्म कपड़ों में अब दिखाई दे रहे हैं। शाम के समय ही हल्के गर्म कपड़े पहन रहे हैं और दिन के समय मौसम में गर्माहट होने से कुछ जगह तो पंखे भी चलने लगे हैं और माना जा रहा है कि अब 2-4 दिनों पश्चात इस मौसम में तेजी से और अधिक परिवर्तन होगा। हालांकि मौसम विभाग ने 22, 23, 24 जनवरी को कुछ सर्दी और तेज पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया है, लेकिन 25 जनवरी के बाद एकदम मौसम में परिवर्तन होने की संभावना भी मौसम विभाग ने व्यक्त की है, यानी कि धीरे धीरे गर्मी का आभास अब लोगों को होने लगेगा। चित्तौड़गढ़ में स्थित एक प्रमुख स्थान संगम महादेव, जहां प्रति सोमवार को बड़ी संख्या में भक्तजन आते हैं। संगम महादेव में न केवल भोलेनाथ का मंदिर है, बल्कि यहाँ गणपति और हनुमान जी की मूर्ति भी यहाँ विराजित है। लेकिन गत कुछ समय से यहाँ नियमों को ताक में रखकर और जिला प्रशासन या बिना किसी भी विभाग की बिना अनुमति के नाव का संचालन किया जा रहा है। लेकिन कभी भी इसके कारण यदि कोई हादसा हो जाए तो सवाल यह उठता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। ऐसा भी नहीं कि प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि नाव संचालित करने वालों द्वारा बाकायदा सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी दी जा रही है। हम यहाँ पर जो नाव संचालित की जा रही है उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन नियमों के विपरीत जिस तरह ये काम किया जा रहा है वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल, यदि कोई हादसा हो गया तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। चित्तौड़गढ़ में स्थित है संगम महादेव, जहाँ की एक काफ़ी प्राचीन मंदिर है और मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जिस समय राजा महाराजा थे और जब दुर्ग था, उस समय का ही यह प्राचीन मंदिर बना हुआ है, जहाँ की भगवान गणपति के साथ ही बजरंग बली और भोलेनाथ की यहाँ प्रतिमाएं एवं शिवलिंग भी है। एवं प्रति सोमवार को कई भक्तजन यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। नगर परिषद द्वारा भी काफ़ी समय पहले इस प्राचीन स्थान की सूद ली गई और यहाँ पर एक उद्यान का निर्माण करवाया गया। यह बात अलग है कि कुछ समय पहले इस उद्यान की देखभाल के लिए जिस कर्मचारी को रख रखा था, उसे यहाँ से हटा दिया है, जिसके कारण यहाँ का उद्यान धीरे धीरे उजड़ने लगा है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि प्रति वर्ष महाशिवरात्रि के दौरान इस संगम महादेव पर एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले के दौरान आसपास से कई दुकानें भी लगती है एवं मनोरंजन के लिए झूले, डॉलर आदि भी लगाए जाते हैं एवं प्रतिदिन
कई लोग जहाँ भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, वहीं कई लोग यहाँ पिकनिक मनाने का आनंद लेने के लिए भी आते हैं। और इस प्राचीन मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब राजा महाराजा थे तो उस समय ही इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। हालांकि मंदिर का निर्माण किसने करवाया, पुख्ता तौर पर इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं है। और इसी उद्यान में लगा है ये फव्वारा, लेकिन इसकी सूद नहीं लेने की वजह से यह फव्वारा गत कई समय से न केवल बंद पड़ा हुआ है, बल्कि इसके हौज में काफ़ी अधिक गंदगी जमा है। और इसी संगम महादेव पर गंभीरी और बेड़त नदी का मिलन होता है और इसके कारण भी इसका नाम संगम महादेव रखा हुआ है। लेकिन इसी संगम महादेव में गत कुछ समय से अवैध रूप से न केवल नाव संचालित हो रही है, बल्कि यहाँ पर आने वाले लोगों को शुल्क लेकर नाव की सवारी भी करवाई जाती है, जिसको लेकर प्रशासन से किसी तरह की कोई अनुमति नहीं ली हुई है और बिना ही अनुमति के इस नाव का संचालन गत कई समय से किया जा रहा है। कुछ लोग बताते हैं कि गत 1 महीने से, तो कुछ लोग बताते हैं कि 2 महीने से ये नाव यहाँ संचालित की जा रही है। और जब लोग दर्शन करने के लिए आते हैं तो उस समय भी नाव संचालित करने वाले द्वारा इस नाव के बारे में जानकारी दी जाती है। हालांकि यहाँ पर नाव संचालित करने के लिए जो कदम उठाया गया वह एक अच्छा कदम तो है, लेकिन बेहतर होता कि जिला प्रशासन एवं संबंधित विभाग की अनुमति से यह नाव संचालित की जाए, तो यह एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। क्योंकि अवैध रूप से नाव संचालित की जा रही है और यदि कोई हादसा हो गया तो उस समय आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। प्रशासन को भी यह ध्यान है कि यहाँ अवैध रूप से नाव संचालित की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद उसके द्वारा इस और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एवं यह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो, इसके बारे में कई बार लोगों द्वारा आवाज़ उठाई जा चुकी है, लेकिन इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि कुछ नियम भी बनाए जाएं। कितना प्राचीन मंदिर है ये? बहुत पुराना मंदिर, किले के टाइम का मंदिर है साहब। जब दुर्ग हुआ था राजा महाराजाओं के समय का है। हाँ। और ये जो संगम महादेव है, तो यहाँ पर क्या जो मूर्ति है, भोलेनाथ की भी है? भोलेनाथ की है और विष्णु भगवान की है, पार्वती माता की है, गणेश जी की है, हनुमान जी की है। यानी कि 5-6 भगवान यहाँ पर विराजित है। हाँ। और साल में एक बार यहाँ मेला भी आयोजित होता है। तो वो मेला कब होता है और कितने दिन का होता है? शिवरात्रि का। शिवरात्रि का होता है। तो कितने दिन का होता है वो? 4 दिन का, 5 दिन का लगता है। तो वहाँ पे पूरे मेले में क्या झूले वगैरह से भी लगते हैं? हाँ। और अन्य दिनों की बात करें तो क्या प्रतिदिन ही आते हैं दर्शन करने के लिए? तो सोमवार ने बहुत पब्लिक आती है। सोमवार को दर्शन करने के लिए आते हैं? हर सोमवार। और अभी एक नाव भी यहाँ चलाई, तो उससे कुछ फर्क पड़ा है क्या? और पर्यटन आने लगे? हाँ, आ रहे हैं पर्यटक, आ रहे हैं, यात्री आने लगे हैं सबसे। इसी संगम महादेव के दूसरे छोर पर मानपुरा के आसपास बड़ी संख्या में भोई खेड़ा में निवास करने वाले लोगों के खेत थे, जहाँ की उनके द्वारा कई तरह की सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। और प्रतिदिन यह सब्जियां लाने ले जाने के लिए जिस तरह शॉर्टकट रास्ते का इनके द्वारा उपयोग किया जा रहा है, वह कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। एक छोर से दूसरे छोर पर आने के लिए इन लोगों द्वारा एक अस्थायी नाव बना रखी है, और जहां ये नाव बना रखी है वहां पानी की गहराई भी काफी अधिक है, और कभी भी कोई हादसा हो जाए तो ऐसी स्थिति में किसी के भी बचने की संभावना अपेक्षाकृत काफी कम रहती है। इसी संगम महादेव के दूसरे छोर पर स्थित है मानपुरा, और मानपुरा के आसपास भोई खेड़ा में निवास करने वाले कई लोगों के खेत हैं, जहाँ की मुख्य रूप से कई तरह की सब्जियों का उत्पादन होता है। और बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोगों ने अलग अलग सब्जियाँ यहाँ पर लगा रखी है, और यह सब्जियाँ यहाँ से चित्तौड़गढ़ की मुख्य एवं अन्य सब्जी मंडियों में पहुँचती है। लेकिन इस छोर से दूसरी छोर तक आने के लिए यहाँ पर एक अस्थायी नाव का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा है, और जो यहाँ पर सब्जी विक्रेता है वह इसी पर बैठकर दूसरे छोर से
अपने साथ सब्जी की टोकरियां लेकर आते हैं और उसके पश्चात संगम महादेव आने के बाद यहाँ से वह सब्जी मंडी यह सब्जियां बेचने के लिए जाते हैं। लेकिन इस तरह आना जाना काफ़ी अधिक खतरनाक हो सकता है, क्योंकि संगम महादेव में कई मगरमच्छ भी हैं और इस संगम स्थल पर मगरमच्छ को लेकर कई लोग इसकी पुष्टि भी कर चुके हैं। जब यहाँ से आने जाने वाले लोगों से, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं, उनसे यह पूछा गया कि उन्हें डर नहीं लगता है, तो उनका जवाब था कि पेट पालने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, जब कोई रास्ता नहीं है तो आखिरकार वह क्या करें। हालांकि अब राज्य सरकार ने कपासन चौराहे से मानपुरा के लिए एक अन्य मार्ग के लिए स्वीकृति तो प्रदान कर दी है, लेकिन देखना यह है कि उसके बनने में कितने वर्ष लगते हैं और क्या तब तक लोगों को इसी तरह शॉर्टकट रास्ते के चक्कर में यह जोखिम भरा रास्ता तय करना पड़ेगा, क्योंकि कई महिलाएं भी इसी तरह आती जाती है और जब तेज हवा होती है तो उस समय संतुलन बिगड़ने का डर भी रहता है। इन महिलाओं ने बताया कि बोई खेड़ा के साथ ही कीर खेड़ा में निवास करने वाले लोगों के भी यहाँ कई खेत हैं एवं बोई खेड़ा के अधिकांश लोग विभिन्न तरह की सब्जियों का उत्पादन करते हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ की होलसेल सब्जी मंडी के साथ ही शहर में स्थित जो सब्जी मंडी है वहां पर बेचने के लिए यह महिलाएं आदि आते हैं। राजस्थान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने राजस्थान के वांटेड 25 में शामिल चित्तौड़गढ़ जिले के निकुंम के एक नामी तस्कर को उदयपुर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसकी गत कई समय से तलाश थी, जो एक दुर्घटना में घायल हो गया और नाम बदलकर एक निजी चिकित्सालय में भर्ती हो गया। लेकिन टास्क फोर्स को जब मुखबिर से इसकी सूचना मिली तो वहां दबिश देकर इसे गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने अपनी एक महत्वपूर्ण कार्रवाई के तहत राजस्थान के टॉप 25 कुख्यात तस्करों में शामिल चित्तौड़गढ़ जिले के निकुंम निवासी कंवर लाल को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उसके पैरों में चोट आई। उपचार के लिए उदयपुर के निजी चिकित्सालय में वह अन्य नाम से भर्ती हुआ, जिसकी सूचना टास्क फोर्स को मिलने पर उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के चिकित्सालय में निगरानी शुरू कर दी और आखिरकार एक एम्बुलेंस इस चिकित्सालय के बाहर खड़ी मिली, जिसके बाद दबिश दी जाकर आरोपी को उपचार के दौरान गिरफ्तार कर लिया। 25,000 रुपये का यह इनामी बदमाश 4 साल से एनडीपीएस एक्ट के मामलों में वांटेड था एवं टास्क फोर्स के अनुसार निकुंम थाना क्षेत्र के सांगरिया गांव का रहने वाला कंवर लाल पढ़ाई में केवल 8वीं कक्षा में फेल हो गया। उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। पिता ने खेती में लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मन नहीं लगा और फिर काम की तलाश में महाराष्ट्र चला गया और वहाँ नशे के कारोबारों की जब चमक देखी तो यहीं से उसकी जीवन की दिशा बदल गई। गांव लौटकर उसने अफीम और डोडा चूरा की तस्करी शुरू कर दी और धीरे धीरे मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में तस्करों में बड़ा नाम बढ़ गया। कंवरलाल मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर क्षेत्रों से मादक पदार्थ मंगवाकर राजस्थान के निकुंम इलाके में एकत्रित करता था। आपका नाम दिनेश नहीं है, आपका नाम कंवरलाल है। कंवरलाल है, आप गलत नाम बता रहे हो बचने के लिए, ठीक है। लेकिन पुलिस ने आपका रिकॉर्ड और आपकी फोटो है हमारे पास में, उसके हिसाब से आप कंवरलाल समझे। क्या पिताजी का नाम है? एटीएस और एएनटीएफ के महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार, जो कि पूर्व में चित्तौड़गढ़ के जिला पुलिस अधीक्षक भी रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि इस सफल कार्रवाई में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कंवरलाल के रिश्तेदारों पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन पैसों की लालच में किसी ने परवाह नहीं की। आरोपी ने अपने ठिकाने को गुप्त रखने के लिए खास तरीका अपनाया और ग्राहकों को सीधे वह नहीं बुलाता था। वह फर्जी नामों से पहचान छुपाकर कारोबार करता रहता था
और गत 4 वर्षों से कंवरलाल पुलिस की पकड़ से बाहर रहा, जिसके पश्चात उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। जो मोबाइल फ़ोन का भी उपयोग नहीं करता था एवं स्वयं गाड़ी चलाकर सौदे करने जाता था। इसी सौदे के दौरान उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके उसके पैरों में चोट आई और इलाज के लिए उदयपुर स्थित एक निजी चिकित्सालय में वह दिनेश नाम से भर्ती होकर उपचार करवा रहा था। लेकिन आखिरकार एएनटीएफ की टीम को इसकी जानकारी मिली और दबिश देकर इस कुख्यात तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। संगठन के महज 4 महीनों में ही नशे की जहरीली दुनिया के स्वयंभू सरगनाओं तथा कथित बेताज बादशाहों और सक्रिय सूत्रधारों पर ताबड़तोड़, धुआंधार और कमर तोड़ कार्रवाइयों का अनवरत सिलसिला जारी रखा है एएनटीएफ, नवगठित एएनटीएफ ने। और आज 25वीं बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे अपराधियों पर वज्रपात करने की सिल्वर जुबली बनाई है एएनटीएफ ने। 25वीं कड़ी के रूप में आज हाथ आया है मेवाड़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों का कुख्यात तस्कर कंवरलाल पुत्र ओंकार लाल, निवासी निकुंभ, चित्तौड़, राजस्थान। यह राज्य के टॉप 25 में शामिल था। पिछले 4 वर्षों से फरार रहकर मेवाड़ और मारवाड़ की सरजमी पर लगातार नशे का कारोबार फलने फूलने और पनपाने का दुरूह कार्य बड़ी आसानी से करता रहा कंवरलाल। अपनी फरारी के दिनों में यह मध्य प्रदेश में गायब रहा। काम करने का तरीका बड़ा ही रोचक था कि यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से अपनी गारंटी पर बड़े बड़े माल उठाकर अपने घर में, अपने गोदाम में रखता और मेवाड़ और मारवाड़ के फुटकर खुदरा विक्रेताओं को एक ढाबे पर बुलाता और वहां से उनकी गाड़ी स्वयं अपने गोदाम पर ले आकर भरकर लाकर दे देता। इस प्रकार पिछले 4 वर्षों में इतनी शातिर अंदाज में इसने अपना काम चलाया कि इस पर बहुत ही कम मुकदमे दर्ज हो पाए। पिछले 17 वर्ष में आधा दर्जन से ज्यादा प्रकरण इस पर दर्ज नहीं हो पाए। न तो यह अपने ग्राहकों को अपना ठिकाना बताता और कई ग्राहकों को यह अपना नाम रमेश या दिनेश बताकर रखता। पर कहते हैं कि जब पैसा आता है तो उसी के साथ नए शौक भी जगने लगते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक, किसी पर विश्वास नहीं करना और खुद ही गाड़ी चलाकर ग्राहकों से डील करना, यह इसकी फितरत में शामिल था। ऐसे ही करीब 1-2 महीने पहले किसी गाड़ी में डील पर जाते हुए नशे की पिनक में इसने दुर्घटनाग्रस्त कर लिया अपने आप को और अपने पैरों में चोट लगा ली। मुखबिर के माध्यम से सूचना यह मिली कि यह फर्जी नाम से उदयपुर के किसी अस्पताल में इलाज करा रहा है और इलाज कराता रहेगा। इस सूचना पर एएनटीएफ की टीमों ने बड़ी भागीरथ प्रयास किया, एक हॉस्पिटल का चप्पा छान मारा और आखिरकार सफलता मिली जब उदयपुर के जेपी अस्पताल के रिकॉर्ड में इसके आने का पता चल गया। यह भी पता चला कि यह अपने किसी एक करीबी के साथ के एम्बुलेंस में ही आता है और कुछ दिनों में आने वाला है। एएनटीएफ ने वहीं जाल बिछाया उदयपुर के जेपी अस्पताल में और आज जब वही एम्बुलेंस घायल दिनेश को लेकर उसकी पट्टियां बदलवाने के लिए अस्पताल में पहुंची तो चाक चौबंद और मुस्तैद टीम ने वहीं से दबोच लिया। पहले इसने अपना नाम दिनेश बताकर टीम को गुमराह करने का प्रयास किया, पर पूरा गृह कार्य, पूरा होमवर्क पूरा होने के चलते जल्दी इसे टूटना पड़ा और अपना खुलासा करना पड़ा। कहते हैं एक ही टकसाल से, एक ही सांचे से ढल कर निकलते हैं ऐसे सारे कुख्यात तस्कर। कंवरलाल की कहानी भी ऐसी ही रही है। 8वीं में फेल होने के बाद आवारागर्दी करना, पिता के द्वारा किसी रोजगार में लगाने का प्रयास करना, फिर दूरस्थ इलाके में महाराष्ट्र में काम सीखने के लिए भेजना और महाराष्ट्र के होटलों में वेटर का काम करते हुए नशे के व्यापारियों की आमदरफ्त देखी, उनकी समृद्धि देखी, उनका बड़ा जीवन देखा और उसमें फिसल गया कंवरलाल। स्वयं गांव में आकर नशे का बड़ा धंधा शुरू किया। पहले तो परिवार ने विरोध किया और जब पैसे आने लगे तो उस पैसे की चमक के आगे बदनुमा काला दाग बदनामी का धुंधला पड़ता गया। परिवार भी साथ जुड़ता गया और नशे का धंधा परवान चढ़ता गया। ऐसा परवान चढ़ा कि पिछले 4 सालों में ही यह राज्य के टॉप 25 में शुमार हो गया। और बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? आखिर एएनटीएफ की वक्त दृष्टि का शिकार हुआ
कंवरलाल और एक और इस बदनुमा अध्याय का पटाक्षेप करने में एनटीएफ को एक शानदार सफलता मिली। इस तरह के अपराधी जो समाज की शाखों में दीमक लगाने का कुत्सित प्रयास करते हैं, उनकी जड़ों में अम्ल डालकर, एसिड डालकर उनको नष्ट करना, नेस्तनाबूद करना, जमींदोज करना और ध्वस्त करना, यही शगल है, यही स्वभाव है, यही हॉबी है नवगठित एएनटीएफ टीम की। और जब तक राजस्थान की आबोहवा में, स्वस्थ हवा में जनता जनार्दन सांस नहीं लेगी, तब तक एएनटीएफ की टीम के जांबाज लड़ाके सांस नहीं लेंगे और न ही इस तरह के कुख्यात घृणित तस्करों को खुली हवा में सांस लेने का अवसर देंगे। लोगों का साथ मिलेगा तो हम इस नशे की विषबेल को हमेशा के लिए राजस्थान की धरती से नेस्तनाबूद कर, धराशायी कर गायब करेंगे और एक स्वच्छ, स्वस्थ और निर्मल राजस्थान का पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना करने में अपना गिलहरी योगदान देंगे। सबका साथ चाहिए, सब मिलकर राजस्थान को नशामुक्त बनाएं। धन्यवाद। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया सेठ के बारे में कहा जाता है कि कई लोग उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर मानते हैं और जब बिजनेस में प्रगति होती है तब वह यहाँ पर अपनी श्रद्धा के अनुसार सोने, चांदी, नकदी आदि चढ़ाने के लिए आते हैं। और ऐसा ही कुछ अब भीलवाड़ा जिले के आसीन के एक स्वर्णकार के साथ हुआ, जिसके द्वारा सांवलिया सेठ का हूबहू जो सरकार द्वारा आधार कार्ड जारी किया जाता है वह चांदी का बनाया गया। सोशल मीडिया पर उसके द्वारा सांवलिया सेठ का यह आधार कार्ड जैसे ही वायरल किया, उसके बाद कई लोगों के ऑर्डर इस आधार कार्ड को लेकर आने लगे हैं, जिसका कहना है कि अब भविष्य में उसके बिजनेस पार्टनर के रूप में सांवलिया सेठ रहेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया में स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया सेठ का मंदिर, जहां गत दिनों भंडारा खोला गया और इस मंदिर को इस महीने अब तक कुल 22,22,50,000 रुपये की राशि दान राशि के रूप में मिल चुकी है। हालांकि गिनती का काम अभी होना शेष है। सोने चांदी के गहनों का तौल और ऑनलाइन दान राशि की डिटेल भी अभी आना बाकी है। ऐसी स्थिति में आखिरी आंकड़ा इससे कहीं और अधिक होने की संभावना है और कई जने सांवलिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर भी मानते हैं, जिसको लेकर कई तरह के गीत भी इस बिजनेस पार्टनर के नाम पर प्रचलित हो चुके हैं और जगह जगह सुने जा सकते हैं। और यह हैं भीलवाड़ा जिले के आसीन में निवास करने वाले एक स्वर्णकार, जिन्होंने हूबहू आधार कार्ड चांदी से निर्मित बनाया और जैसे ही उन्होंने चांदी से निर्मित इस आधार कार्ड को सोशल मीडिया पर वायरल किया, उसके बाद धड़ाधड़ उनके पास एक के बाद एक इस आधार कार्ड के ऑर्डर आने लगे, जिससे खुश होकर उसे बताया कि अब सांवलिया सेठ उनके बिजनेस पार्टनर होंगे। हालांकि यह बात अलग है कि उक्त व्यवसायी द्वारा अब तक यह आधार कार्ड सांवलिया सेठ को भेंट नहीं किया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह का यह आधार कार्ड काफ़ी प्रचलित हो रहा है और वायरल हो रहा है। 60 ग्राम चांदी से बने इस आधार कार्ड की कीमत 17,000 रुपये रखी गई है और कई ऑर्डर मिलने के बाद धनराज स्वर्णकार ने बताया कि अब वह बिजनेस पार्टनर के रूप में सांवलिया सेठ को शामिल तो कर चुका है और वह स्वयं सांवलिया सेठ जाकर यह आधार कार्ड वहां पर भेंट करेगा। नजर डालते हैं कुछ और समाचार की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस द्वारा ऑपरेशन काया कल्प के अंतर्गत जब्त एवं लावारिस वाहनों की अब तक की सबसे बड़ी सार्वजनिक खुली नीलामी की गई। यह नीलामी निम्बाड़ा में की गई, जिसमें 281 वाहन शामिल किए गए, जिनसे सरकारी राजकोष को 96 लाख रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। इस नीलामी में मादक पदार्थों की तस्करी में जब्त 56 वाहन तथा पुलिस अधिनियम के अंतर्गत जब्त 255 वाहन शामिल थे और इन वाहनों की बोली लगाने के लिए न केवल राजस्थान बल्कि अन्य कई इताओं से बड़ी संख्या में लोग आए और जिनके द्वारा इस नीलामी में भाग लिया गया। प्रत्येक वाहन उच्चतम बोलीदाता को नीलाम किया गया।
इस दौरान पुलिस के कई अधिकारी मौजूद थे एवं पुलिस का दावा है कि राजस्थान में यह अब तक की सर्वाधिक आय है, क्योंकि वर्ष 2025 में चित्तौड़गढ़ पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के मामलों में जब्त 216 वाहनों की नीलामी से 3 करोड़ रुपए से अधिक की रिकॉर्ड आय अर्जित की गई थी और इतनी आय राजस्थान में किसी अन्य जिला पुलिस द्वारा अर्जित नहीं की गई। इस नीलामी से पुलिस परिसरों में गत कई वर्षों से खड़े वाहनों का स्थायी समाधान भी हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले की पुलिस थाना शंभूपुरा ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप से 2 क्विंटल 5 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना शंभूपुरा की अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ 10 दिन में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। नाकाबंदी के दौरान जब इस पिकअप को रुकवाया गया तो इसमें यह अवैध डोडा चूरा पाया गया, जिसके पश्चात डोडा चूरा एवं पिकअप को जब्त कर इसमें सवार आरोपी शैतान लाल गुजर, जो कि भीलवाड़ा जिले का है, एवं एक अन्य फोरू लाल भील, यह भी भीलवाड़ा जिले का बताया जाता है। दोनों को गिरफ्तार कर इनके खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्कर अब इस काम में अपने परिवार की महिला सदस्यों को भी साथ लेने लगे हैं, ताकि पुलिस को किसी तरह का कोई संदेह न हो सके। लेकिन जिले की पारसोली पुलिस द्वारा एक दंपति को कार में अवैध रूप से डोडा चूरा ले जाते हुए गिरफ्तार कर लिया, जो कि 44 किलो से अधिक अवैध डोडा चूरा ले जा रहे थे। यह दंपति भीलवाड़ा जिले के बताए जाते हैं। अगरपुरा थाना सदर भीलवाड़ा के इस दंपति से अग्रिम पूछताछ की जा रही है और तस्कर महादेव ने भी स्वीकार किया कि इसी कारण वह अपनी पत्नी को साथ लेकर गया, ताकि पुलिस को किसी तरह का कोई संदेह न हो सके। लेकिन पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान इस कार को रुकवाया और बाद में जब तलाशी ली तो यह अवैध डोडा चूरा पिछली कार की सीट के नीचे अलग अलग कट्टों में भरा होना पाया गया। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।